Starting with chapter number 3, unit number 1, that is theory of production. प्रोडक्शन मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. एग्जाम में आ चुकी है डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोडक्शन रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. जो भी चीज किसी और की वांट सेटिस्फाई कर सकती है, अगर हम वो कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है प्रोडक्शन. अब चार तरह की यूटिलिटी की बात हुई है: फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड पर्सनल यूटिलिटी. अगर किसी को सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर की सर्विसेज, टीचर की सर्विसेज, सीए की सर्विसेज, तो वो पर्सनल यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है. अगर फॉर्म चेंज हो रहा है किसी कमोडिटी का, मतलब मैंगो से मैंगो जूस बनाया जा रहा है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्म यूटिलिटी. अगर सही प्लेस पे, राइट प्लेस पे चीजें अवेलेबल करवाई जा रही है, तो दैट इज प्लेस यूटिलिटी. इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स अगर निकाले गए हैं तो वो फॉर्म यूटिलिटी का एग्जाम्पल नहीं है, वो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हो रही है. ठीक है, उसको ऐसी जगह पे अवेलेबल करवाया जा रहा है जहां उसकी जरूरत है. टाइम यूटिलिटी, जनरली अगर स्टोरेज किया जाता है और उसे राइट टाइम पे रिलीज किया जाता है तो उसे कहा जाता है टाइम यूटिलिटी. ओके, दीज आर द फोर काइंड्स ऑफ यूटिलिटी दैट वी स्टडीड. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. चारों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है लैंड और एंटरप्रेन्योर. इन दोनों में से ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम में. लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी. लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. इट इज नॉट क्रिएटेड बाय योर एंसेस्टर्स. तुम्हारे पूर्वजों ने इसे क्रिएट नहीं किया है, इसे नेचर ने हमको दिया है. ओके, नेक्स्ट इज इट इज फिक्स्ड इन सप्लाई. लैंड का सप्लाई होता है फिक्स, मतलब लैंड का सप्लाई इन इलास्टिक होता है. इसका सप्लाई हम कम ज्यादा नहीं कर पाएंगे. हालांकि अगर इंडिविजुअल की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिविजुअल के केस में लैंड का सप्लाई इलास्टिक हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है. देन लैंड हैज गॉट इनडिस्ट्रक्टिबल पावर्स. इनडिस्ट्रक्टिबल पावर्स मतलब लैंड को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, लेकिन लैंड की फर्टिलिटी को क्या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? फर्टिलिटी को डेफिनेटली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. Okay, next is passive factor of production. Land is not an active factor of production, rather land is a passive factor of production. Land active factor बिल्कुल भी नहीं है. Land एक passive factor है जिसपे human efforts लगाए जाते हैं तो ही वो output दे पाएगा. Then immobile. Land cannot move. Land एक जगह से दूसरी जगह move नहीं कर सकती. लैंड हैज गॉट मल्टीपल यूजेस. उस पर आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो. एंड लैंड इज हेट्रोजेनस. लैंड अलग अलग तरह की होती है. इट इज नॉट होमोजेनस इन नेचर. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. कमिंग ऑन टू लेबर. लेबर के लिए मैंने एब्रीविएट किया था HPID पर PCM. ओके, H इज फॉर ह्यूमन एफर्ट्स. ह्यूमन एफर्ट्स यानी लेबर ह्यूमन एफर्ट्स के बिना अधूरा है. एक बात अच्छे से समझना, लेबर जो है, लेबर लेबर का मतलब ही होता है मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स. सिर्फ फिजिकल एफर्ट लेबर नहीं है. कोई लैपटॉप पे बैठकर काम कर रहा है तो वो भी लेबर दे रहा है, जिसके बदले में यू गेट मनी, यू गेट पेमेंट इन रिटर्न, वो लेबर है. एंड देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन लेबर एंड लेबरर. क्योंकि हम रियल लाइफ में लेबरर को बोलते हैं, इसलिए वहां पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है. लेबर मतलब मजदूरी और लेबरर मतलब जो वो मजदूरी कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लेबर की बात कर रहे हैं. लेबर बिना ह्यूमन एफर्ट्स के नहीं आ सकता. पेरिशेबल इन नेचर. जो टाइम वेस्ट हो गया है, जो लेबर वेस्ट हो चुकी है, वो वापस कभी नहीं आ पाएगी. किसी पर्टिकुलर दिन अगर तुमने काम नहीं किया है तो उस दिन का लेबर कभी भी रीगेन नहीं किया जा सकता. H और P का ये मतलब था. I मतलब इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर. इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर मतलब लेबर को आप अलग नहीं कर सकते फ्रॉम लेबरर. ठीक है, मुझसे मेरी स्किल्स और नॉलेज नहीं ली जा सकती, किसी और से उसकी स्किल्स और नॉलेज नहीं ली जा सकती. दैट्स द मीनिंग. ID, लेबर पावर डिफर्स. D इज फॉर डिफर्स. ठीक है, डिफर्स मतलब बेटा कोई लेबर स्किल्ड होता है, कोई सेमी स्किल्ड होता है और कोई अनस्किल्ड होता है. लेबर पावर वैरी करती रहती है. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, लेबर इज नॉट ऑलवेज प्रोडक्टिव. P
is for productive. H is for human efforts. P is for perishable. I for inseparable. D for differs. Again, there is a P, not always productive. लेबर हमेशा प्रोडक्टिव नहीं होती है. ऐसा होता है ना, कोई कोई दिन पे दिन भर काम किया लेकिन किया क्या वो समझ नहीं आ रहा है. ओके, मतलब एट टाइम्स यू कैन नॉट जज कि एग्जैक्टली हुआ क्या है. नेक्स्ट इज लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ए इज फॉर एक्टिव. लेबर मोबाइल भी होता है, एक्टिव भी होता है. इट्स नॉट अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. देन आर इज फॉर रैपिड. नो रैपिड एडजस्टमेंट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर. आप डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर को इमीडिएटली एडजस्ट नहीं कर सकते. मतलब अगर लेबर का डिमांड अराइज हो रहा है आपकी इकोनॉमी में, तो इमीडिएटली ऐसा नहीं हो पाएगा कि उसका सप्लाई अचानक से बढ़ा दिया है अपन ने, या फिर अगर डिमांड कम है तो लेबर का सप्लाई अचानक से कम हो जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता. देयर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर. नेक्स्ट इज P. P is for poor bargaining power. पुअर बार्गेनिंग पावर मतलब एम्प्लॉयर के कंपैरिजन में, बॉस के कंपैरिजन में एक लेबर का बार्गेनिंग पावर, नेगोशिएशन पावर हमेशा कम होता है. ठीक है. चॉइस. C is for choice between labor and leisure. लेबर और लीजर के बीच में आपको चॉइस करनी पड़ती है. एक क्वेश्चन है, इवेंचुअली एक लेबरर क्या चाहेगा. इवेंचुअली अ लेबरर प्रेफर्स डैश ओवर डैश. तो आंसर होगा इवेंचुअली का मतलब होता है थोड़े टाइम बाद एक लेबरर क्या प्रेफर करेगा. ही वुड प्रेफर लीजर रेस्ट ओवर लेबर. थोड़े टाइम, थोड़े सालों के बाद एक लेबरर डेफिनेटली चाहेगा कि वो रेस्ट टाइम ज्यादा मिले उसे इन कंपैरिजन टू एफर्ट्स. ओके. और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे बताई थी, लेबर सप्लाई कर्व. लेबर सप्लाई कर्व जो होता है वो कैसा होता है. लेबर सप्लाई कर्व इज अ बैकवर्ड स्लोपिंग ग्राफ. बैकवर्ड फॉलिंग बोलते हैं. ठीक है. एक ऑप्शन है क्वेश्चन 4 में ऑफ योर मॉड्यूल जिसमें देखे रखा है लेबर सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. वो गलत है. लेबर सप्लाई कर्व का ग्राफ हमेशा होता है बैकवर्ड फॉलिंग. अपन ने बनाया भी था व्हेन आई टॉट यू. ओके. लास्ट इज एम. एम इज फॉर मोबाइल. लेबर इजिली एक से दूसरी जगह मूव कर सकता है. HPID पर PCM. दैट इज हाउ वी एब्रीविएटेड इट. लेबर के कैरेक्टरिस्टिक्स हालांकि कम आते हैं, इसके फीचर्स कम आते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू कैपिटल. कैपिटल की डेफिनेशन बहुत बार आ गई है एग्जाम में. कैपिटल का मतलब ही होता है प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. बेटा प्रोड्यूस्ड शब्द का मतलब है कि आर्टिफिशियली ये मैन मेड फैक्टर है जिसे हम लोगों ने बनाया है. कैपिटल इज अ प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. अब अलग 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 तरह की कैपिटल हो सकती है. अच्छा, वेल्थ बड़ा है या कैपिटल बड़ा है ये भी बताया था मैंने. वेल्थ इज अ ब्रॉडर टर्म इन कंपैरिजन टू कैपिटल. नाउ कमिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ कैपिटल. सबसे पहला फिक्स कैपिटल. ऐसी कैपिटल जो एक साल से ज्यादा के लिए यूज की जा रही है उसे कहा जाता है फिक्स कैपिटल. देन है सर्कुलेटिंग कैपिटल. दैट इज फॉर वन टाइम यूज. सिंगल टाइम यूज के लिए जो भी चीजें यूज की जाती है वो होती है सर्कुलेटिंग कैपिटल. जनरली फिक्स्ड एसेट्स तुम्हारे फिक्स कैपिटल में आते हैं और करंट एसेट्स सर्कुलेटिंग कैपिटल में आते हैं. फिर आ जाते हैं रियल कैपिटल पे. फिजिकल फिक्स्ड एसेट्स को कहा जाता है रियल कैपिटल. व्हाट इज रियल कैपिटल. दीज आर फिजिकल फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है. जनरली जिस कैपिटल की बात इकोनॉमिक्स में की जाती है वो रियल कैपिटल है. फाइन. और रियल कैपिटल में पैसे लगाने को ही इन्वेस्टमेंट बोला जाता है इकोनॉमिक्स में. नाउ कमिंग ऑन टू ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन स्किल एंड नॉलेज वो कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल. टेंजिबल कैपिटल वो होती है जो तुम देख सकते हो, यू कैन सी. और इंडिविजुअल दो बार आ गया है, हालांकि इट शुड बी इंटेंजिबल. इंटेंजिबल कैपिटल वो होती है दैट यू कांट सी, यू कैनॉट सी इट. ओके. सोशल कैपिटल वो है जो पूरी सोसाइटी को बिलोंग करती है. और इंडिविजुअल कैपिटल वो होती है जो एक पर्सन को बिलोंग कर रही है. ठीक है. दीज आर द कैटेगरीज ऑफ कैपिटल. एंड लास्टली कैपिटल फॉर्मेशन की क्या मेथोडोलॉजी है. सबसे पहले तुम्हारे मेरे जैसे लोग सेविंग कर रहे होते हैं. उन सेविंग को हम मोबिलाइज करते हैं टू बैंक्स टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. और फाइनली उन सेविंग्स का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट. तो जाके कैपिटल फॉर्म होती है किसी भी इकोनॉमी में. सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड देन इन्वेस्टमेंट. एंटरप्रेन्योर की
कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ गई है एग्जाम में और सेम टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? वो इनिशिएट करता है बिजनेस को, वो रिस्क लेता है, वो इनोवेट करता है। और अगर पूछा जाए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है एंटरप्रेन्योर का, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज इनोवेशन। ये क्वेश्चन भी आ गया एग्जाम में। फिर ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि एंटरप्रेन्योर के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो इन लोगों ने तीनों ऑप्शन दे देते हैं, इनिशिएट्स बिजनेस, रिस्क बेयरिंग, ऑप्शन सी इनोवेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, और इनोवेशन थ्योरी किसने दी है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इनोवेशन थ्योरी हैज बीन गिवन बाय स्कम्पीटर। ओके, these are the four factors of production. Now coming on to the objectives of the enterprise. किसी भी एंटरप्राइज के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक मतलब बिल्कुल बेसिक नेचर का ऑब्जेक्टिव है। जब अपना बिजनेस खोलते हो तो बेसिकली आप क्या करते हो? यू वांट टू सर्वाइव, ठीक है? सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इज द मोस्ट बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी एंटरप्राइज। प्रॉफिट बाद में आता है, पहले सर्वाइवल आता है। तो दीज आर द टू ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स। और उसके बाद कन्वर्जेंस ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स। किसने थ्योरी दी थी कि इन ऑब्जेक्टिव्स का मैनेजर के ऑब्जेक्टिव्स और ओनर के ऑब्जेक्टिव्स को कन्वर्ज कराना पड़ता है? ठीक है, ये थ्योरी वाज गिवन बाय R.L. मैरिस। ये तुम्हें नाम ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरे ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट इज अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना मेन ऑब्जेक्टिव होता है यार किसी भी बिजनेस का, क्योंकि हम प्रॉफिट कमाएंगे तो ही जाके हम सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे। ओके, नाउ देर आर डिफरेंट इकोनॉमिक्स जिनकी थ्योरीज देके रखी है। सबसे पहले है H.A. सिमोन। सैटिस्फाइंग प्रॉफिट ही चाहिए किसी भी बिजनेस को, ये बोला है H.A. सिमोन ने। फिर बोमोल ने कहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, सेल्स मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए किसी भी बिजनेस का टारगेट। देन नेक्स्ट इज विलियमसन। विलियमसन के हिसाब से जिस बिजनेस में ओनर और मैनेजर अलग अलग है और जिस बिजनेस में ओनर और मैनेजर साथ में है, कंपैरेटिवली जिसमें ओनर मैनेजर अलग अलग है, उसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स होंगे फुलफिल करने के इन कंपैरिजन टू अ बिजनेस जहां पे ओनर और मैनेजर टुगेदर है। यहाँ पे रिलेटिवली कम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फुलफिल करने के। अगर ओनर मैनेजर अलग है तो आपको ओनर की बॉन्ड सेटिस्फाई भी करनी पड़ेगी और मैनेजर की भी अलग से करनी पड़ेगी। फाइनली सियर्ट एंड मार्च। सियर्ट एंड मार्च ने बोला है कि 4 फंक्शनल गोल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेल्स, प्रोडक्शन एंड मार्केट शेयर का गोल। ठीक है, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। नाउ कमिंग ऑन टू थर्ड काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा मॉड्यूल 4 ही पॉइंट्स कवर कर रहा है। सबसे पहला है बेटर क्वालिटी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड अवॉइड एंटी सोशल प्रैक्टिसेस। ऐसी प्रैक्टिसेस अवॉइड करनी चाहिए जिससे सोसाइटी को नुकसान हो। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, सोसाइटी का भला करना है। एंड पोल्यूशन अवॉइड करना किसी भी तरह का। देन कमिंग ऑन टू ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सा है? प्रोवाइडिंग फेयर डील। फेयर डील मतलब सही पेमेंट करना, सही रेम्यूनरेशन देना टू योर एम्प्लॉयज। उनमें नई स्किल्स डेवलप करना, ट्रेन करना उन्हें। पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब भी आप एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करते हो इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तो दे फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। एंड फाइनली जॉब इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग बनाना, ये भी एक ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है ताकि एम्प्लॉयज को मोनोटोनस ना लगे। फाइनली कमिंग ऑन टू नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला है फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में फेयर डील देके रखा था और यहाँ पे है फेयर अपॉर्चुनिटी। फेयर अपॉर्चुनिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन। आप इसके बेस पे बिना डिफरेंशिएट किए फेयर अपॉर्चुनिटी दो सभी को। सेकंड इज नेशनल प्रायोरिटी। प्रोड्यूस ऑल दोज थिंग्स दैट आर ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज। ओके, सेल्फ रिलायंट, ऐसा गुड्स बनाना चाहिए जिससे हमारी कंट्री सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बने। एंड फाइनली प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू दी एम्प्लॉयज, दैट इज ऑल्सो अ नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज कंस्ट्रेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। क्या क्या दिक्कतें होती है किसी भी एंटरप्राइज को, इसके लिए मैंने एब्रीविएट किया हुआ है फ्लॉप मिलो। एफ इज फॉर फाइनेंस। सबसे पहले डिसीजन होता है कि यार हमको कितना फाइनेंस चाहिए, कहाँ से अरेंज होगा। देन एल इज लोकेशन, कहाँ हमको सेटअप करना है अपनी फैक्ट्री और अपना शोरूम, वेयर
the things have to be placed. That is the second important thing. O is for objectives. यार बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी एंटरप्राइज के. प्रॉफिट कमाना भी उसी का ऑब्जेक्टिव है और सोसाइटी का भला करना भी उसी का ऑब्जेक्टिव है. नाउ कितनी बार ये ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं. प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे तो शायद सोसाइटी का भला नहीं होगा. तो ऐसी सिचुएशन में आपको डिसाइड करना होता है कि आपको किस ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी देनी है. नेक्स्ट इज पी, फिजिकल फैसिलिटीज. किस तरह से आपकी फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीन का अरेंजमेंट होगा, रॉ मटेरियल उसके कितने पास या कितने दूर रखे जाएंगे, ये सारी चीजें होती हैं फिजिकल फैसिलिटीज. एम, एम इज फॉर मार्केटिंग. मार्केटिंग में 4 P आते हैं. प्राइस मिक्स, देन प्लेस मिक्स, देन प्रमोशन मिक्स एंड प्रोडक्ट मिक्स. 4 तरह के मिक्स आएंगे इन मार्केटिंग. आई इज फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस. इंडस्ट्रियल रिलेशंस आपके एम्प्लॉयर के साथ, मैनेजर के साथ एम्प्लॉय के रिलेशन अच्छे होने चाहिए. देयर शुड बी अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट. देन लीगल फॉर्मेलिटीज. बिजनेस स्टार्ट करने से पहले खूब सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं एंड दैट इज लीगल फॉर्मेलिटी जहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है. एंड लास्टली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. आप किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे जाना चाहते हो, कितने लेवल्स होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, कौन टॉप पे रहेगा, कौन किसे रिपोर्ट करेगा. अगेन दिस अ प्रॉब्लम इन क्रिएशन ऑफ एन एंटरप्राइज. नेक्स्ट थिंग इज लिमिटेशंस टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. क्या क्या दिक्कतें हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में. सबसे पहला प्रॉब्लम है लैक ऑफ नॉलेज. नॉलेज का प्रॉब्लम होता है कि लोगों को ये नहीं पता है, मतलब एंटरप्रेनर को ये नहीं पता है कि कितना प्राइस चार्ज करना चाहिए हमारी कमोडिटी के लिए जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाएगा. नेक्स्ट इज इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्ट्री. तुमको पता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया में फैक्ट्री खोलने पे ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अगर आपका लेबर मूव करने को तैयार नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ही अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा. चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड चेंज इन फाइनेंशियल प्लान्स. कितनी बार इकोनॉमिक पॉलिसीज में, फाइनेंस की पॉलिसीज में, बैंकिंग में, इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस आते रहते हैं और इसकी वजह से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है. दीज आर द 5 पॉइंट्स टू लिमिटेशंस इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? इट इज अ फंक्शनल या टेक्निकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स ऑफ अ कमोडिटी. इसको एक और तरह से बोला जाता है फंक्शनल रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद अ गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट. ये क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है और ये आ भी गया है. It is a functional relation between dash amount of output that can be produced with given amount of input. So answer would be highest level of output या maximum possible level of output that can be produced with given amount of input. ध्यान ये रखना है बेटा, ये functional या technical relation है तो ये money relation establish करने की कोशिश नहीं कर रहा है. And nextly it is talking about physical inputs and outputs यानी units के terms में बात हो रही है. Another important thing to it is, इस तरह से भी पूछ सकते हैं ये लोग, इट्स अ फंक्शनल और टेक्निकल रिलेशन बिटवीन डैश इनपुट्स एंड गिवन आउटपुट. अगर आउटपुट गिवन है तो इनपुट के लिए क्या यूज करेंगे हम? मिनिमम पॉसिबल इनपुट्स एंड गिवन आउटपुट. ठीक है. प्रोडक्शन फंक्शन अगर तुम्हें ऐसे दिया जाता है 100 लेबर और 5 मशीन मिलके 5000 यूनिट बना रहे हैं तो ये प्रोडक्शन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स के टर्म्स में बात हो रही है. रुपए के टर्म्स में अगर दिया जाता है तो वो प्रोडक्शन फंक्शन है ही नहीं. अब देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. पहला है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का ही दूसरा नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल या लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस, और शॉर्ट रन का दूसरा नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस या फिर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर. लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं. लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम जहां पे आप मशीन भी चेंज कर पा रहे हो और आप लेबर को भी चेंज कर पा रहे हो. ठीक है. तो अगर तुम्हें एक बार पता लग जाता है कि 1:2 इज द आइडियल रेशियो, एक मशीन पे 2 लेबर बेस्ट कॉम्बिनेशन है, तो 2 मशीन पे 4 लेबर लगाने हैं, 3 मशीन पे 6 लेबर लगाने हैं एंड सो ऑन. ठीक है. और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो है जहां पे कुछ फैक्टर्स फिक्स हैं एंड कुछ फैक्टर्स आर वेरिएबल. ठीक है. सम फैक्टर्स आर फिक्स एंड सम आर वेरिएबल. तो मशीन जनरली फिक्स होती है और लेबर जनरली वेरिएबल होता है. अब यहाँ पे मशीन को आप चेंज नहीं कर सकते, तो एक मशीन पे अगर आपने एक लेबर लगाया तो
एक मशीन पे 2, एक मशीन पे 3, एक मशीन पे 4। ठीक है। बेसिकली रेशियो बिटवीन द फैक्टर्स कीप्स ऑन चेंजिंग, क्योंकि मशीन तो आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लेबर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका नाम पड़ता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, प्रपोर्शन बिटवीन द फैक्टर्स इज चेंजिंग। और वहीं लॉन्ग रन का नाम है लॉ ऑफ फिक्स प्रपोर्शन बिटवीन, because the ratio between the factors remains the same। ठीक है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, ये प्रोडक्शन फंक्शन कुछ assumptions पे चलता है। सबसे पहला है स्पेसिफिक पीरियड, कुछ टाइम पीरियड कवर होगा, भले ही वो लॉन्ग रन हो या शॉर्ट रन हो। सेकंड, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फिर टेक्नोलॉजी सेम रहने वाली है। जैसे ही नई मशीन आएगी तो फिर प्रोडक्शन फंक्शन भी नया हो जाएगा, सेम प्रोडक्शन फंक्शन तो नहीं चलेगा। Then we assume कि entrepreneur is able to produce highest level of output. Okay, these are the three assumptions, not very important. Coming on to this, Cobb-Douglas production function. Q is equal to K L to the power A C to the power 1 minus A. ये पहले दिया था कॉप डॉगलस ने, उसी के बाद इन्होंने इसी प्रोडक्शन फंक्शन को मॉडिफाई किया था एज Q is equal to K L to the power A C to the power B. ओके, जहां पे K और A और B कांस्टेंट है। जब ये वाला प्रोडक्शन फंक्शन था ना जो पहले दिया था कॉप डॉगलस ने, तो ये केवल कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल पे अप्लाई होता था। किस पे अप्लाई हो रहा था? ये केवल कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल पे। ये आगे आने वाला है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की स्टेजेस है ये। लेकिन ये वाला जो फंक्शन बाद में दिया था क्यू इंटू के, क्यू इज इक्वल टू के एल टू द पावर ए सी टू द पावर बी, तो ये वाले प्रोडक्शन फंक्शन में तीनों स्टेजेस पे लगता है ये, IRS, CRS, TRS, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ओके, नाउ इन लोगों ने दो इनपुट्स यूज किए थे, क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है। जनरली इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता है, इक्वेशन याद रखनी है। दो इनपुट्स कौन से? लेबर और कैपिटल। मैक्सिमम इकोनॉमिस्ट यही दो इनपुट्स की बात कर रहे हैं। फिर कॉम्बिनेशन अगर दिया जाए, आउटपुट का कॉम्बिनेशन, तो 3/4 कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है फ्रॉम लेबर और 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन आता है फ्रॉम कैपिटल यानी मशीन। तो कॉप डॉगलस ने क्लियर किया है कि जो भी आउटपुट बनता है उसमें 3/4 कॉन्ट्रीब्यूशन तो लेबर का आता है और 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन आता है फ्रॉम मशीन। ये कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन था। अब तीन प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सबसे पहला है टोटल प्रोडक्ट, सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय मेकिंग यूज ऑफ ऑल अवेलेबल इनपुट्स, इसे कहा जाता है टोटल प्रोडक्ट। एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस बाय एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, उसे कहा जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। आउटपुट प्रोड्यूस ड्यू टू एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, उसे कहा जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। और पर यूनिट आउटपुट ऑफ द वेरिएबल इनपुट, उसे कहा जाता है एवरेज प्रोडक्ट। फॉर्मूले सेम है जैसे हमने यूटिलिटी में देखे थे। टीपी समेशन ऑफ एमपी हो जाएगा या फिर एपी इंटू क्यू, क्योंकि एपी का फॉर्मूला होता है टीपी डिवाइडेड बाय क्यू। एपी इंटू क्यू कर देंगे तो टीपी का फॉर्मूला मिल जाता है। एमपी का फॉर्मूला भी सेम ही है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन, या फिर चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन क्यू। नाउ कमिंग ऑन टू रिलेशन बिटवीन एमपी एंड टीपी। अगर एमपी और टीपी के बीच के रिलेशन की बात करें तो सबसे पहली चीज है ओके, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। एमपी और टीपी का रिलेशन अगर देखें तो एमपी जब बढ़ता है, यू कैन सी हियर, एमपी जब बढ़ता है तो टीपी बढ़ेगा एट इंक्रीजिंग रेट। टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। कैन यू सी दिस स्लोप? ये जो टीपी का ग्राफ है ना, टीयू के ग्राफ से अलग है। टीयू का ग्राफ ऐसा बनता है, टीपी का ग्राफ पिकॉक की नेक जैसा बनता है। बेटा ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, हल्का सा यहाँ कर्व आ रहा है, ठीक है, और टीपी का ग्राफ सीधा जाता है। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। एमपी जब बढ़ता है तो टीपी बढ़ेगा एट इंक्रीजिंग रेट, पहला पॉइंट ऑफ रिलेशन। यहाँ पे जब एमपी गिरने लग गया है, जब एमपी गिरता है तो फिर टीपी तब भी बढ़ रहा है। टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। जब एमपी 0 हो गया है तो टीपी है उसके मैक्सिमम पे। जब एमपी इज 0 तो टीपी इज मैक्सिमम। एंड फाइनली जब एमपी नेगेटिव हो चुका है आफ्टर दिस पॉइंट, तो टीपी हैज स्टार्टेड फॉलिंग। जब एमपी नेगेटिव हो जाता है तो टीपी फॉल्स। जिस पॉइंट पे
एमपी मैक्सिमम होता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टीपी पर जो पॉइंट आता है ना, टीपी पर आ रहा है वो पॉइंट, उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फेक्शन नहीं बोल रही हूं मैं, INFLEXION। ओके, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे इस पॉइंट के पहले टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट और इस पॉइंट के बाद टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। कमिंग ऑन टू रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एपी। एमपी और एपी के रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर यू कैन सी इन द ग्राफ, जब एपी बढ़ता है, एमपी एपी के रिलेशन में मैंने बताया था एपी को बेस बनाया जाता है। जब एपी बढ़ेगा तो यू कैन सी एमपी इज ग्रेटर देन एपी। फिर एमपी और एपी बराबर कब होता है? इस पॉइंट पे जहां पे एपी इज इक्वल टू एमपी, यू कैन सी इन द ग्राफ। ओके, फाइनली एपी जब गिरता है, एपी यहाँ पे गिर रहा है, एपी गिर रहा है तो एपी बिकम्स ग्रेटर देन एमपी। ये एमपी का ग्राफ है, एमपी इसके नीचे जा रहा है, ठीक है, और एपी इससे बड़ा हो गया है। और एमपी नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन एपी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एपी। अब आ जाते हैं हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस पर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस क्या बोलता था? जैसे जैसे आप कंबाइन करोगे वेरिएबल फैक्टर को, मतलब लेबर को, विद द फिक्स्ड फैक्टर, ओके, जैसे जैसे, अब मशीन तो आप चेंज नहीं कर सकते, आप शॉर्ट रन की बात कर रहे हो, यानी कि जैसे जैसे यू विल कंबाइन वेरिएबल फैक्टर विद अ फिक्स्ड फैक्टर, इनिशियली तो आपका एमपी बढ़ेगा, एमपी बढ़ेगा ड्यू टू विच टीपी विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। जो हमने रिलेशन के पॉइंट्स देखे वही डेफिनेशन भी है, बट इवेंचुअली थोड़े टाइम बाद एमपी गिरेगा due to which TP will increase at decreasing rate and finally TP will fall। ठीक है, ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज अ पर्यायवाची टू शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम मशीन चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल लेबर बढ़ा बढ़ा के प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। ओके, तो इस पॉइंट पे देखो, जब एमपी बढ़ा और घटा, ठीक है, और नेगेटिव हो गया, तो एपी एमपी के नीचे से स्टार्ट हुआ है, उसे काटा और फिर एपी एमपी से बड़ा हो गया है। हमारी पहली स्टेज तब तक चलती है, फर्स्ट स्टेज जिसे हम बोलते हैं IRF। IRF तब तक चलेगी जब तक एपी उसके मैक्सिमम पे ना पहुंच जाए, ठीक है। इट इज अनलाइक जो तुमने क्लास 11th में पढ़ा है, एपी जब तक उसके मैक्सिमम पे ना पहुंच जाए तब तक IRF चलता है। एपी उसके मैक्सिमम पे कब पहुंचता है? प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, एपी उसके मैक्सिमम पे पहुंचता है जब एपी और एमपी बराबर होते हैं। तो बेटा दिस इज द पॉइंट जहां पे एपी एमपी बराबर है, और इसलिए ये हमारी पहली स्टेज है, दैट इज IRF। IRF में अब तुम ग्राफ से ही गेस करोगे एमपी को क्या हो रहा है। बेटा देखो, एमपी बढ़ भी रहा है और एमपी घट भी रहा है। इस स्टेज में एमपी घटना भी शुरू हो गया है, तो एमपी बढ़ता भी है एंड घटता भी है। अगर एमपी बढ़ रहा है और घट रहा है, दोनों हो रहा है, तो टीपी बढ़ेगा एट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेट। टीपी बढ़ेगा तो सही, इंक्रीजिंग रेट पे भी बढ़ेगा और डिक्रीजिंग रेट पे भी बढ़ेगा। एंड फाइनली व्हाट हैपेंस टू एपी? एपी तो देखो पूरे टाइम बढ़ ही रहा है, एपी पूरे टाइम बढ़ रहा है और पॉजिटिव है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेज, दैट इज DRF। DRF की स्टेज कब तक चलती है? जब तक एमपी जीरो ना हो जाए। DRF की स्टेज तब तक चलती है जब तक एमपी जीरो ना हो जाए। तो ये वाला पॉइंट, एमपी जीरो हो रहा है, यहां तक की स्टेज है अपनी DRF। IRF खत्म हुई, उसके बाद से DRF स्टार्ट होता है। इस स्टेज में इफ यू कैन सी, एपी भी गिर रहा है, एमपी भी गिर रहा है, तो एमपी गिरेगा। अगर एमपी गिर रहा है तो यू कैन सी टीपी इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड एपी इज ऑल्सो फॉलोइंग, ठीक है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, NRF। NRF के केस में क्या होगा? NRF के केस में एमपी नेगेटिव हो जाता है, वहां से NRF स्टार्ट होता है। यू कैन सी एमपी यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो ये टीपी गिरने लग गया है, यहाँ पे टीपी हैज स्टार्टेड फॉलिंग और एपी भी गिर रहा है। एनआरएफ की स्टेज में एमपी गिरे, एमपी नेगेटिव हो गया है, टीपी इज फॉलिंग एंड एपी इज ऑल्सो फॉलिंग। दीज आर द थ्री स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। अब रीजंस पूछे अगर कि आईआरएफ का कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है कि शुरू में
जब एपी बढ़ रहा है, एमपी बढ़ रहा है, टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, मशीन पे शुरू में जब तुमने लेबर लगाया है तो आईआरएफ ऑपरेट क्यों हो रहा है? बिकॉज इट रिजल्ट्स इनटू फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, इट रिजल्ट्स इनटू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। आप लेबर को बेटर तरह से आप डिवाइड कर पा रहे हो, और एक मशीन पे एक लेबर, दो लेबर, तीन लेबर, बेटर कॉम्बिनेशन अचीव हो रहा है एंड बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेबर। ठीक है, लेकिन दिक्कतें क्या हो जाती है एक पॉइंट के बाद, ऐसा क्यों है कि उसी मशीन पे और ज्यादा लेबर लगा दिया तुमने, तो डीआरएफ और एनआरएफ ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। द रीजन इज फिक्सिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर तो फिक्स ही है ना, आपने उसी मशीन पे ढेर सारे लेबर और लगा दिए, तो इससे अब एक पॉइंट के बाद प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाएगा। पुअर कोऑर्डिनेशन, मतलब बेटर कोऑर्डिनेशन होने के बजाय और झगड़े बढ़ जाएंगे। एंड लास्ट, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। तुम मशीन को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे हो बाय एप्लीकेशन ऑफ लेबर, लेकिन लेबर और मशीन एक दूसरे के अच्छे सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। ठीक है, एंड दैट इज वाई डीआरएफ और एनआरएफ एक पॉइंट के बाद ऑपरेट होता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन है एग्जाम में, एक रैशनल प्रोड्यूसर कौन से स्टेज पे ऑपरेट करेगा, तो आंसर वुड बी डीआरएफ, इट इज नॉट आईआरएफ। ठीक है, रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा डीआरएफ अचीव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा टोटल प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, एमपी मैक्सिमाइजेशन उसका टारगेट नहीं है। ओके, आईआरएफ और एनआरएफ को एक और नाम से बोला जाता है स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक नॉनसेंस या फिर इकोनॉमिक एब्सर्डिटी। ये एग्जाम में आ सकता है, अभी तक आया नहीं है। अजम्पशंस ऑफ लॉ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कुछ पर्टिकुलर अजम्पशंस पे चलता है। सबसे पहला अजम्पशन है फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स की बात हो रही है, यूनिट्स के टर्म्स में बात हो रही है। टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, ये तो तुम्हें पहले ही पता है, मशीन ही चेंज नहीं हो रही तो टेक्नोलॉजी तो चेंज होगी ही नहीं। एट लीस्ट वन फिक्स फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक फिक्स फैक्टर का होना जरूरी है बेटा, ये एग्जाम में आ गया है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में एटलीस्ट वन फिक्स फैक्टर बोला है, तो बेटा एक फैक्टर वेरिएबल होता है, वन वेरिएबल फैक्टर होता है, एंड ऑल अदर्स आर फिक्स्ड। ये याद रखना, ऑप्शन देके रखे मॉड्यूल में क्वेश्चन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में क्या होता है, वन वेरिएबल फैक्टर एंड ऑल अदर्स आर फिक्स्ड, या फिर वन फिक्स्ड फैक्टर एंड ऑल अदर्स आर वेरिएबल। सही ऑप्शन है वन वेरिएबल फैक्टर एंड ऑल अदर्स आर फिक्स्ड। देन इट इज नॉट एप्लीकेबल इन द सिचुएशन जहां पे फिक्स्ड प्रपोर्शन लग रहे हैं, तो ठीक है, इट विल नॉट अप्लाई इन द सिचुएशन जहां पे आपको फिक्स रेशियो चाहिए बिटवीन दी फैक्टर्स। इसका नाम ही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब आ जाते हैं अगले लॉ पे, जो है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में आप मशीन भी चेंज कर सकते हो और आप लेबर भी चेंज चेंज कर सकते हो, बिकॉज नाउ यू आर ऑपरेटिंग इन लॉन्ग रन। तीन स्टेजेस हैं इसकी, IRS इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अच्छा, मैंने तुम्हें ना मॉड्यूल सॉल्व करते वक्त बताया था, अगर ये लोग सिर्फ इतना बोल के छोड़ दे रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होगा, तो बेटा इंक्रीजिंग रिटर्न्स बोल के छोड़ दिया ना, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये लोग क्लैरिफाई करते हैं इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, तो फिर दे आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ returns to scale. ठीक है, now coming on to three stages of returns to scale: increasing returns to scale, constant returns to scale and diminishing returns to scale. Increasing returns to scale यानी कि परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट। आउटपुट अगर 30% से बढ़ गया है ड्यू टू 10% इंक्रीज इन इनपुट, तो आईआरएस चल रहा है। अगर तुमने 10% से इनपुट बढ़ाया और केवल 10% से ही आउटपुट बढ़ा है, तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। अगर 10% से इनपुट बढ़ाया लेकिन आउटपुट बढ़ा तो सही, केवल 5% से ही बढ़ा, तो दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए प्लस बी ग्रेटर देन वन। बेटा कॉप डॉगलस ने ये रिप्रेजेंट किया है ना, ए और बी वहां पे लिए थे फॉर्मूले में, तो अगर a प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर देन वन आती है, वो जो फॉर्मूला था क्यू के एल टू द पावर ए सी टू द पावर बी, a प्लस बी की वैल्यू अगर वन से बड़ी आ रही है, मतलब आईआरएस चल रहा है। a प्लस बी की वैल्यू वन के बराबर आ रही है तो सीआरएस चल रहा है, और a प्लस बी की वैल्यू वन से कम आ रही है तो फिर डीआरएस चल रहा है। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का एक और नाम था, दैट इज लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने तुम्हें बताया था कि एक क्वेश्चन आ गया था, percentage increase in output is less than percentage fall in input.
बेटा ये कोई भी स्टेज नहीं होती है, पूछा था डीआरएस क्या है इनमें से। बेटा ये जो ऑप्शन है ये कोई भी स्टेज नहीं थी। अपन ने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसका सही ऑप्शन था नन ऑफ द अबव, राइट। तो अल्टीमेटली दिस इज नो स्टेज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। उल्टा रिलेशन का बात तो हुआ ही नहीं है कहीं भी। क्लियर। रिटर्न्स टू स्केल ऑलवेज टॉक्स अबाउट पॉजिटिव रिलेशन। इनपुट बढ़ेगा आउटपुट भी बढ़ेगा, इनपुट कम हो रहा है आउटपुट बढ़ रहा है, इनपुट बढ़ रहा है आउटपुट कम हो रहा है, ऐसी स्टेज हमने डिस्कस ही नहीं करी है। Now coming on to last thing, that is production optimization. प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन में तीन ग्राफ कवर हुए हैं, आइसोक्वेंट, आइसोकॉस्ट लाइन और फिर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। एक ऐसा ग्राफ जो इक्वल क्वांटिटी या आउटपुट बताता है ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय यूजिंग टू फैक्टर्स। दो फैक्टर यूज करके जब आप ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हो दो गुड्स के जो आपको इक्वल आउटपुट दे सकता है, तो उसे कहा जाता है आइसोक्वेंट। आइसो का मतलब ही होता है इक्वल। इसे प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। और प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व जैसा ही होता है, इक्वल क्वांटिटी कर्व भी बोलते हैं। ये होता भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है और कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, राइट। दो फैक्टर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मशीन और लेबर के ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन जो आपको सेम लेवल ऑफ आउटपुट देता है। फिर आती है आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट लाइन मतलब इक्वल कॉस्ट लाइन। अगेन प्रोड्यूसर के रिसोर्सेस के या उसकी इनकम के ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं दो फैक्टर्स के जो वो परचेज कर सकता है विथ गिवन रिसोर्सेस। उसके पास जितने पैसे हैं उससे दो अलग अलग फैक्टर्स के क्या कॉम्बिनेशंस वो परचेज कर सकता है। सिमिलर टू बजट लाइन अगेन, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा? इक्विलिब्रियम अचीव होता है, यू कैन सी इन दिस ग्राफ, ये जो हमने बनाया है कन्वेक्स वाला ग्राफ, ये आइसोक्वेंट है और ये जो लाइंस जा रही है यहाँ पे ये आइसोकॉस्ट लाइन है। हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है एट पॉइंट सी। ये तुमने इंडिफरेंस कर्व में भी देख लिया है, जहां पे आइसोकॉस्ट लाइन बिकम्स टेंजेंट टू आइसोक्वेंट। ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अचीव होगा एट पॉइंट सी, ठीक है। That is it with this particular unit. In the next lecture, we'll continue with chapter 3, unit number 2.